सावधान। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकार्यकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। जैनं जयतु शासनम्। जैनं जयतु शासनम्। पिछली बार हमारी जो चर्चा हुई थी, एक दिन का गैप पड़ गया अपने में। कौन से द्रव्य के ऊपर चर्चा चल रही थी अपनी? हाँ, सजीव और निर्जीव। अपनी चर्चा चल रही थी द्रव्य में पुद्गल द्रव्य के ऊपर, ठीक है ना। पुद्गल द्रव्य के हमने दो पार्टीशन मुख्य रूप से किए थे। कौन कौन से पार्टीशन थे? हाँ, पुद्गल द्रव्य कितने भेद किए थे? अणु और स्कंद, ठीक है। और स्कंद के कितने भेद किए थे? स्कंद के सजीव और निर्जीव, ठीक है ना। ये तो समझने के लिए थे। एक्चुअल भाषा में असमान जाति द्रव्य पर्याय, जो कि सजीव जीव टाइप के लगते हैं हमें, ठीक है ना। और एक नॉर्मल स्कंद, ठीक है ना, जो निर्जीव ही है, ठीक है ना। तो ये दो भेद हमने मुख्य रूप से किए थे। और इसमें हम परमाणु के बारे में देख चुके थे। किसे कहते हैं परमाणु? जिसका दूसरा विभाग नहीं होता, परमाणु। ठीक है ना, विभाग नहीं होता उसका। और शुद्ध पुद्गल द्रव्य कौन है? अणु जो है वो शुद्ध पुद्गल द्रव्य है, ठीक है ना। इसके बाद स्कंद। स्कंद क्या होता है? जब मिल जाते हैं मतलब केवल पास पास में रहते हैं, उनमें एक संबंध क्रिएट होता है। और वो संबंध जो कहलाता है वो क्या कहलाता है? वो स्कंद रचना कहलाती है, ठीक है ना। और उनमें जो परमाणु मिले हैं उनको किसने मिलाया है? अपनी योग्यता से मिले हैं। किसने मिलाया उनको? किसी ने अलग किया है उनको? अच्छा, मैं इस पेन को जोर से पटकूं यहाँ पर, और ये मान लो दो टुकड़ों में बट जाए, तो बताओ मैंने किया है या नहीं किया? लेकिन सब कुछ व्यवस्थित तो होना ही था उस समय, उतना इसका अंदर उसका होने ही थे। बताइए। बात समझ में आ रही है ना। ये तो अलग होना था, ये पहले से निश्चित था। और इतने ही परमाणु लोग, ये भी व्यवस्थित था। यदि आपने फेंका और आपने उसको तोड़ा है तो 30 की जगह 40 परमाणु को अलग करके बता दो।
बात समझ में आई ना? तो हमारे करने से कुछ नहीं होता, ये तो होना था और उसमें हमारा निमित्त हो गया, ठीक है ना? तो हाँ, अब हम अज्ञान के कारण क्या मान लेते हैं कि मैंने किया, जबकि मैं कुछ कर सकता हूँ क्या? ये तो हम बहुत पहले देख के आ गए हैं कि हम कुछ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अच्छा, भगवान तो कुछ कर सकता है कि नहीं? भगवान भी नहीं कर सकता। कर्म कर्म भी नहीं कर सकते, यहाँ तक कि मैं भी किसी का कुछ नहीं कर सकता, और अन्य द्रव्य वो भी नहीं कर सकता। बात समझ में आएगी? इस प्रकार कोई भी किसी का कुछ नहीं कर सकता। तो फिर काम कैसे हो रहा है? एक काम ऐसे ही हो रहा है कि एक एक परमाणु का स्वयं परिणमन हो रहा है। वो परिणमन कैसे हो रहा है, वो जो हम पर्याय की चर्चा करेंगे ना, तब और समझ में आएगा। पर एक एक परमाणु अपनी योग्यता से वहां पे आ जाता है, अपनी योग्यता से चला जाता है, ठीक है ना? उसमें किसी का दूसरे भी परमाणु का कोई हस्तक्षेप नहीं है। वो ये सोचे कि मैं तो अग्नि के परमाणु में जाके मिल जाऊं और गर्म हो जाऊं, तो वो चाहे इसलिए नहीं है, उसकी योग्यता यदि वैसी होगी तो वो वहां पे जाके मिल जाएगा, तो अग्नि में चला जाएगा। यदि वो बर्फ में जाने की योग्यता होगी तो वो बर्फ में चला जाएगा। जिस परमाणु की जैसी योग्यता होगी वो वैसा परिणमन कर जाएगा, ठीक है ना? ये बिल्कुल नॉर्मल, मतलब स्कंद के बारे में हमने ये चीज़ देखी थी। और यही चीज़ किस पे लागू पड़ेगी? असमान जाति द्रव्य पर्याय पर। असमान जाति द्रव्य पर्याय में एक और चीज़ इंक्लूड हो जाती है। कौन सी चीज़ इंक्लूड होती है? तो निर्जीव स्कंद है ना, असमान जाति द्रव्य। अच्छा हाँ, सजीव स्कंद जिसमें आत्मा पाई जाएगी। हाँ, तो असमान जाति द्रव्य पर्याय किसे कहते हैं? हाँ हाँ, जहाँ पर निर्जीव तो है ही है, मतलब वहाँ पर परमाणु तो है ही है, परमाणु से मिलकर बना हुआ स्कंद तो है ही, साथ में जीव भी ऐड यदि हो जाता है और उनमें आपस में संबंध क्रिएट हो जाता है। अभी हाँ, तो जैसे स्कंद में तो एक सारे पुद्गल परमाणु में संबंध था, पर यदि उसमें जीव भी ऐड है और उसका पुद्गलों के साथ में संबंध क्रिएट है, तो वो क्या कहलाएगा? वो असमान जाति द्रव्य पर्याय कहलाएगी। हाँ, वो टोटल जीव कहलाया जाता है। अब जैसे ये है, अब उसको जीव ही कह रहे हैं, ठीक है ना? असमान जाति इसलिए क्योंकि आत्मा अलग हो गई और समान जाति के द्रव्य यानी पुद्गल मिल गया, इसलिए असमान जाति। नहीं, समान जाति के जितने भी द्रव्य हैं वो तो कहलाएंगे स्कंद, ठीक है ना? अब यदि जीव जीव समान जाति के होते तो हम क्या कहते? दो जीव तो मिलते भी नहीं है, पर यदि कभी जीवों का समुदाय कहलाने में आएगा तो वो समान जाति का कहलाने में आएगा, ठीक है ना? अब यहाँ पे क्या है? जीव भी है, पुद्गल भी है, इसलिए क्या कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं असमान जाति। हाँ, पर मिल गए मतलब वो समझना, मिल गए मतलब मिले नहीं है, साथ साथ है, पर एक संबंध क्रिएट हुआ है। हाँ हाँ, ठीक है ना? प्रवेश नहीं करते। हाँ, साथ साथ रहते हैं, ठीक है ना? ये जैसे ये शरीर है, तो शरीर के साथ में आत्मा भी है, ठीक है, और आत्मा के साथ में पूरा शरीर रह रहा है, दोनों तरफ से देखेंगे तो ये चीज क्या है? निर्जीव नहीं है ये, फिर आप हाथ कैसे हिला पा रहे हो? असमान जाति द्रव्य पर्याय है, क्योंकि जीव भी है ना, जीव भी है ना साथ में। यदि जीव नहीं होता और डेड बॉडी होती तो क्या कहते हैं? वो समान जाति हो जाती, पर वो भी एक्चुअल में समान जाति नहीं है। ये तो हम बड़ी जो मतलब हमारी आत्मा की तरफ से कह रहे हैं कि वो वहां पर वो आत्मा नहीं रही, वास्तव में वो समान जाति के समान जाति। हाँ, वहां पे दूसरे जीव कितने सारे हैं बॉडी में, बात समझ में आ रही है? एक्चुअल में तो वो समान जाति द्रव्य ही कहलाएगा। वो इसीलिए क्योंकि उनके साथ में उनका कोई संबंध नहीं है। जैसे शरीर के साथ में हमारा एक संबंध क्रिएट है, वैसा उन जीवों के साथ में वैसा संबंध नहीं है।
इस शरीर के साथ। असमान जाति द्रव्य होगा, वो भी तो असमान जाति द्रव्य ही होगा। वही चीज तो मैं बोल रहा हूँ, वो समान जाति द्रव्य हो गए। समान जाति मतलब वहां पर पुद्गल जो है वो पुद्गल में है, जीव जो है वो जीव में है। असमान जाति द्रव्य पर्याय कब बनती है? जब दोनों में संबंध क्रिएट होता है। उनमें संबंध नहीं है, इसलिए वो फिर समान जाति द्रव्य यानी पुद्गल कहलाए। हाँ, अब जैसे नॉर्मली अपन देखें, इस शरीर के साथ हमारा संबंध है, आत्मा का संबंध है, इसलिए क्या कह रहे हैं? असमान जाति द्रव्य पर्याय। और जहां पर हम हैं वहीं पर अनंत जीव और भी हैं, पर जैसा हमारा संबंध है क्या वैसा उनका संबंध है? इसीलिए वो अलग है, ये शरीर अलग है। वास्तव में तो हम भी अलग अलग ही हैं, पर एक संबंध जैसा है, इसलिए वो चीज कहने में आती है। बात समझे ना? हाँ, इसलिए वो चीज कहने में आती है कि हम जीवित हैं, ये हाथ हिल रहा है, दर्द होना, ठीक है ना, बुखार आना, खांसी आना, ये सब कौन सी अवस्था है? भावनाएं, ठीक है ना। ये जब भावनाएं तो एक्चुअल में जीव की ही दशा हो जाएगी, पर खांसी ये अकेला जीव नहीं कर सकता, और अकेला पुद्गल भी नहीं कर सकता। किसी पुद्गल को खांसते हुए देखा है आपने? पुद्गल को मतलब तो खांसी होगी, बुखार जब दोनों मिलेंगे तो होगा। बात समझ में आ रही है? हाँ हाँ, पर डेड बॉडी को आ सकता है क्या? आत्मा है तभी आ सकता है। बस मतलब दोनों की मिली जुली अवस्था जब होगी तो असमान जाति द्रव्य पर्याय में ही ये चीज पॉसिबल है, बिना उसके पॉसिबल नहीं। भूख लगना वगैरह जो भी चीजें हैं, ठीक है ना, तो इन चीजों को हमें बहुत ही गहराई से समझना चाहिए। अब इसमें एक और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी कि मैं करता हूँ कि नहीं करता हूँ, उसको भी बहुत गहराई से आपको विचार करना चाहिए। जैसे मैंने अभी कहा कि मैंने पेन को गिराया, तो मैंने गिराया कि नहीं गिराया? गिराया तो है, लेकिन कहा यह जाएगा कि गिराया है कब? जब हमें समझाना होगा या फिर अपनी गलती स्वीकार करनी होगी कि देखो मेरी वजह से गिरा है ना, टूट गया, सही बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है। यहाँ तक तो ठीक है, पर आप यूनिवर्सल फैक्ट के अगेंस्ट में जाकर यदि विचार कर रहे हो तो फिर बहुत बड़ी गड़बड़ है। यूनिवर्सल फैक्ट मतलब कि जो हमेशा रहने वाला कुछ करेगा। हाँ, हमने कुछ किया नहीं है। वो मान लो 31 परमाणुओं का अलग होना था और बाकी के परमाणुओं का वैसे के वैसे बने रहना था, तो उसमें आपने क्या किया है? केवल कहने की बात थी, कहने की बात को कह दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर वैसा ही मान लें वो गलती। हाँ, किससे नहीं? अब देखो ना, इसमें दोनों चीजें हैं। जो यूनिवर्सल फैक्ट है, हाँ, बहुत ध्यान से इसको समझना है। अब मान लो आपको आपके घर पे मेहमान आने थे और मेहमान आए और जो खाना आपने बनाया वो बिगड़ गया पूरी तरीके से। अब बताओ किसकी गलती है? तो बिगड़ना ही था। नहीं, बनाने वाले की गलती तो है, कुछ गड़बड़ व्यवहार करी में तो है। हम ये कहेंगे कि बनाने वाले की गलती है। मानने की व्यवहार में तो ये व्यवहार से ही चलता है, जीवन व्यवहार से ही चलता है। मान्यता बस अपनी ठीक रखनी है। जीवन अब तो यहाँ व्यवहार पे से ऐसे चलेगा। ऐसे जितनी भी कंडीशन है ना, मान लो आप रास्ते से जा रहे थे और अचानक आप नहीं भी चाहते थे, एक बच्चे का आपसे एक्सीडेंट हो जाता है, तो आप चाहते तो नहीं थे, आपने ब्रेक भी लगाया, फुल पावर में लगाया, फिर भी बच्चे का एक्सीडेंट हो गया। पनिशमेंट तो मिलेगी ना, ठीक है, ऐसे जितनी भी चीज़ें आपकी लाइफ में घटित होती हैं जो आप नहीं चाहते हो फिर भी हो जाती हैं, या फिर जो आप चाहते हो पर नहीं हो पाती हैं, या फिर जैसा चाहा वैसा नहीं हुआ, दूसरा कुछ हो गया। इस प्रकार की जो भी चीज़ें होती हैं वहाँ पर हमें ये सारी चीज़ें घटित करनी चाहिए। अब इससे फ़ायदा क्या होगा? ये चीज़ समझने से और अपनी गलती एक्सेप्ट करने से। गलती एक्सेप्ट करना मतलब व्यवहार से, और यूनिवर्सल फैक्ट जो है उसको समझने से फ़ायदा क्या हुआ? फायदा अपने अंदर शांति आएगी, बेकार के करने में देंगे,
वो जब आकुलता खत्म होगी, अज्ञानता खत्म होगी। आकुलता खत्म होगी, जो कि हमारे आगे जैसे मुझे एग्जाम्पल पे मतलब घटित करके बताओ। मान लो एक बच्चे को आपने टक्कर मार दी, ठीक है, ब्रेक तो लगाया आपने, टक्कर मार दी, अब क्या कंडीशन बनेगी आपकी? उसको लेके हॉस्पिटल, और मान लो वो आपका ही बच्चा था, क्या हुआ? वो आपका ही बच्चा था, अब क्या कंडीशन बनेगी? वो बहुत ज़्यादा उसको मतलब तुरंत उसका लग गई है। कराएंगे, परेशान होंगे, परेशान, सबसे पहले तो दुखी हो जाए। दुखी हो जाएंगे और फिर उसका उपचार देखेंगे। अगर धर्म सोचा तो वो दुखी कम होंगे, उपचार में ज्यादा लगेंगे, नहीं एफर्ट उसमें लगेगा ज्यादा, नहीं तो पहले दुखी होके रोने बैठ जाएंगे, ज्यादा उसमें लिपटेंगे तो, और नहीं तो सोचेंगे होना था इसका इलाज करेंगे। विवेक से रखना था, लेकिन अब इसका उपाय क्या है? थोड़ा सा शांति पड़ेगी तो उसका और फायदा ही होगा कि जल्दी से इलाज कराएंगे, नहीं तो दुखी होके वही बैठ जाएंगे रोने, तो फिर कैसे होगा? ये दो बात तो ये होगी। ठीक है, और फिर अगर देखो अभी यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक व्यावहारिक दृष्टिकोण से देखना और एक यूनिवर्सल फैक्ट जो है निश्चय से देखना। यूनिवर्सल फैक्ट मतलब निश्चय, निश्चय मतलब एक्चुअल जो कंडीशन है वो, ठीक है ना। और व्यवहार मतलब जो कहा जाता है, जो कहने की भाषा है, जिसमें समझा जाता है। हाँ, अब देखो व्यवहार में जो गलती हुई है उसकी गलती की स्वीकृति तो मानते ये होना चाहिए, बिल्कुल मानते हैं, ठीक है ना, कि भैया गलती, ये किससे गलती हुई है, ये नहीं कहेंगे भाई साहब ये गाड़ी का स्वतंत्र परिणाम था, नहीं ये चीज़ नहीं, गलती मानेंगे सबसे पहले तो, हाँ अपनी गलती मानेंगे। ठीक है ना, ऐसा नहीं कहेंगे। ये चीज़ हम विचार करेंगे कि ये जो गलती हुई है ये गलती मुझसे हुई है, ये व्यवहारिक दृष्टिकोण से। ये थोड़ी बोले होना तो हो गया, हाँ, ऐसा नहीं होना था इसलिए हो गया, ऐसा नहीं, ये मेरी गलती है, ठीक है ना। ये व्यवहार से ये चीज़ मानी जाएगी कि गलती मेरी है, मैंने गाड़ी बराबर मतलब तेज़ चला रहा था और प्रॉपर समय पर नहीं रोकी, और जो भी चीज़ें हुई वो सब, तो गलती एक्सेप्ट करना। अब गलती एक्सेप्ट करने के बाद मान लो खुदा ना खास्ता उसकी बहुत ही ज़्यादा बुरी कंडीशन हो गई, तो डिप्रेशन में नहीं बने रहे। अब गलती एक्सेप्ट हो गई, अब क्या करें? अब आगे बढ़ना है, अब उपचार करना है उसका, जो भी करना है। अब होता क्या है, गलती एक्सेप्ट होने मतलब गलती ऐसी रियलाइज होती है कि वो जिंदगी भर, अरे यार ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये जो लगातार एक चलता चला जा रहा है, क्रम चलता चला जा रहा है, इसको स्टॉप करना है। और इसको स्टॉप करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कि भी होना था, ये हो गया, आगे आगे की सोच, निश्चय से दृढ़ होगा। बात समझ में आ रही है ना? वो वहाँ उस फैक्ट को समझना पड़ेगा कि ये हमने किया है, ऐसा नहीं है, ये तो ऐसा होना ही था। अब बच्चे की टांग टूटनी थी तो उसमें आपने क्या किया, और उस बच्चे ने भी क्या किया? वो तो टांग जितना वह भाग अलग होना था वो तो होना ही था ना, पर होना ही था तो हमने क्या किया, ऐसा नहीं है। ये बात यूनिवर्सल फैक्ट के अकॉर्डिंग तो सही है, ताकि आप आगे मतलब उसके बारे में सोच के नवीन कर्म का बंध नहीं करें, अपने परिणामों को व्यवस्थित करके वापस से सुदृढ़ हो जाए। बात समझ में आई ना? इसके लिए ये चीज है। पर आप अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करें और स्वच्छंदी हो जाए तो वो बिल्कुल गलत चीज है। बात समझ में आई ना? करना क्या है, हमें करना ये है कि गलती का एक्सेप्टेंस, ताकि व्यवहार में हम नॉर्मल हो जाएं, और अब वैसे ही गलती वही नहीं करते रहे, आगे बढ़े। और आगे कैसे बढ़ेंगे भाई, ऐसा होना था ना, ठीक है, हो गया। ये दोनों चीजें साथ में चलेंगी। लेकिन निमित्त अपने को समझना पड़ेगा कि ये होना था, अपने से होना था, तो इसलिए आप आगे करती है, वो अपनी गलती भी समझ। हाँ, केवल गलती तक, ठीक है ना, पर खुद को ही एक दबा ले अंदर, वो चीज नहीं, वो भी नहीं, वो धर्म से आएगी, ठीक है ना। इसलिए दोनों चीजें जरूरी हैं। अब ऐसे मान लो
किसी व्यक्ति ने आपको बहुत गंदा संदा कुछ कह दिया, अब आप क्या विचार करोगे? एक बार गुस्सा आएगा, लेकिन फिर एक बार तो एक एकदम बार तो रिएक्ट करते हैं, गुस्सा रिएक्ट आता करते है। ही है, इसने ऐसा हमें कह दिया। बहुत ही गंदा कहा है, बहुत ही गंदा। आप 20 साल बाद भी उसको याद करते हो तो तुरंत देख के आ जाता है यार गुस्सा आता है सबसे पहले तो। इसने ठीक नहीं कहा था। अब क्या विचार करोगे? जो इंस्टेंट है वो तो गुस्सा ही आएगा, उसके लिए एक अच्छी फीलिंग नहीं है। 20 साल बाद भी, हाँ। 20 साल बाद भी कर्म बनते हैं कर्म भागते हैं। कि देखो जब हुआ अच्छा था, नहीं, जब हुआ मतलब था, उस ये इंसान के लिए कोई अच्छी सोच नहीं बनी। अब देखो इसमें आपकी कोई गलती है? गलती है। कहा तो उसने, कहा तो उसने है। जिसे कहा वो हम। पहली कंडीशन में आपने ब्रेक नहीं मारे, वहां तो आपकी गलती समझ में आ रही है। यहाँ पे आपकी क्या गलती है? ऊपर ले लिया उस बात उसे अपने आप को मान उस बात को ले लिया ना, ले लिया, अपने अपने ऊपर लेनी नहीं है, उसे अपना माना। उसने गाली दी, हमने ली तो फिर हमारी गलतियां नहीं तो वही नहीं रह गई। बात समझ में आ रही है ना? इसमें हमें ये चीज़ देखनी है कि सामने वाला उसने कहाँ गाली दी है। वो जो शब्द निकले हैं वो शब्द निकलना वैसा ही होना था, निकल गए। उसने कहाँ दिए हैं? या फिर जो भी उसने क्रिया करी है तो उसने कहाँ करी है? वो तो हुई है ना, तो हम जबरन क्यों टेंशन लें? ठीक है ना? ये अपन कहेंगे अपने को सुदृढ़। और अब ये चीज़ देखेंगे कि वो बड़ा है कि छोटा है। व्यवहारिकता निभाने के लिए यदि छोटा है तो उसको समझाएंगे, बेटा ऐसे नहीं बोलते, ये चीज़ अच्छी नहीं है। और अपने को सुदृढ़ करते हुए हर जगह पहले अपने को सुदृढ़ करेंगे, चाहे वो एक्सीडेंट वाली कंडीशन हो चाहे यहाँ कंडीशन हो। सुदृढ़ पहले अपने को करना पड़ेगा ताकि हम आगे नहीं बढ़े मतलब कर्म बंधन की दिशा में आगे नहीं बढ़े। अपने को रिलैक्स रख सकें, शांत रख सकें हर परिस्थिति में, और रख सकते हैं यदि हमें यूनिवर्सल फैक्ट समझ में आ जाता है तो। बस मानने की चीज आप दृढ़ता में अंदर में लाएंगे और बोलने की चीज वो बाहर में रहेगी। बोलने की चीज जो सबके लिए रहेगी। अब यदि छोटा रहेगा तो वो आप संयमित वाणी में बोलोगे, गुस्से में नहीं, संयमित होकर, शांत रहकर, हितमित प्रिय वचन बोलना। ठीक है ना? और बड़े ने बोला है तो वहां पर जैसे भी कंडीशन है उस कंडीशन के हिसाब से आप ढलिए। वहां पर आपको अगेंस्ट बोलना वो भी सही बात नहीं है। ठीक है ना? हाँ, उस समय के लिए चुप हो जाओ। ठीक है ना? यदि बड़े व्यक्ति हैं और यदि बाद में उनके समझ में इस कंडीशन है, क्योंकि जब देखो जब गुस्सा सामने वाला व्यक्ति कर रहा है तब तो बोलने की कंडीशन ही मत रखो। क्यों? कोई भी कर रहा हो, ठीक है ना, उसको समझाने का फायदा नहीं है। समझाने का फायदा कब है? जब गुस्सा कर चुका है और थोड़ा सा शांत हो चुका है, उसके बाद यदि वो समझ सकता है तो उसको समझाओ। दूरी बनाने की जरूरत कहाँ है? यहाँ से तो मान्यता सेट है ना अपनी, यहाँ से तो अपनी मान्यता सेट है ना कि वो बोल कहाँ रहा है। ये तो अपने को समझाना है। हाँ, हर समय में हमें फोकस जो है वो अपने ऊपर करना है। तो वो सारी बात जो अगर हम उसको नहीं कहेंगे, मतलब समझाएंगे, उससे बात नहीं करेंगे, ये बात ऐसे में ऐसे है, तो व्यवहार में तो बात करनी पड़ेगी ना। नहीं, कई बार चुप समझा देता है आदमी को, चुप रहेंगे, ज्यादा बोलने से बोला बोली वो बात बढ़ती है। नहीं, आंटी का ये है कि अगर हम चुप रहते हैं तो सामने वाले की कई बार सोच ये हो जाती है कि मैं ठीक हूँ तभी तो ये चुप रहता है। ठीक है। देखो ऐसी कंडीशन में ये बाद में जब वो रिलैक्स हो जाए सामने वाला व्यक्ति तब उसे समझाना चाहिए। ठीक है ना? व्यवहार निभाना, व्यवहार निभाना समझता सब है,
मुझे पता है अंदर में, जरूर पता है उसको। ठीक है ना। अब किसी को पता आपका रिएक्शन देख के सामने वाला और रिएक्ट करेगा, ये हमेशा विचार करना। यदि आपका रिएक्शन 0 है, सामने वाला कितना रिएक्ट करेगा? बच्चों काफी हो जाए, गलती तो उसको कहीं ना कहीं रियलाइज होगी ना, फिर उसको ज्यादा होगी। बात समझ में आ रही ना? तो वो तो होगी ही, और यदि नहीं भी हो रही है ना से हमें अपने तो भैया उसको समझ में ही नहीं आना था, ऐसा विचार करो। समझ तो खैर सबको आती और है, नहीं है, एक्सेप्टेंस की बात हाँ। होती है, समझ सबको आती है। वो समझ तो सबको आ ही जाती है, एक्सेप्टेंस भी जो है उस समय यदि नहीं होना है तो आप कैसे करा सकते हो उसको? उल्ट बात और बढ़ेगी। उस समय तो बिल्कुल ही नहीं होगी, ईगो इतनी बड़ी हो जाती है। बात समझ में आ रही ना? कुल मिला के बात केवल इतनी है कि परिस्थिति चाहे अपने साथ में घटित हो चाहे दूसरे के साथ घटित हो, कुछ भी हो, हमें वस्तु स्थिति का विचार करना है, यूनिवर्सल फैक्ट के बारे में सोचना है कि इस समय ऐसा ही होना है। सारी बात पर उसमें शांति पड़ जाएगी ना, दूसरे के लिए खराब इससे होगा क्या? आप अंतर से शांत हो जाएंगे। और दूसरे के लिए गलत बात आएगी। अब जो व्यवहार में जो चीजें होंगी समझने समझाने की, वो अकॉर्डिंग टू होंगी सिचुएशन। अब उसमें भी यदि सामने वाला व्यक्ति एकदम खाई में गिरा हुआ है और आप भी खाई में गिर जाओ, तो आपने कोई दिमाग लगाया, ऐसी बात नहीं है। गुस्से खाई में मतलब वो आप भी बोल रहे हो, आप भी बोल रहे हो, पूरा लड़ रहे हो, हाँ। खाई में अब जैसे जो क्रोध आता है ना, क्रोध एक प्रकार से पानी की बाढ़ की तरह है कि वो तो बह ही रहा है, उसको तो पता ही नहीं है, और वो निकलना भी चाहे तो नहीं निकल सकता। क्यों? पूरी तरीके से वो डूबा हुआ है उसमें। और आपने और आके और उस पानी में कदम रख दिया तो क्या होगा? आप भी बह जाओगे। उपाय क्या है? उपाय ये है कि आप समता रखो, शांत रहो, किनारे खड़े रहो, अभी शांति से सुनते रहो। सुनते कैसे रहे? कि साहब हमारे बारे में बोल रहा है, सुनते रहे? कि कहाँ आप सुन कहाँ रहे हो? ये तो विचार करो। यहाँ वस्तु से विचार करो, वस्तु से विचार करोगे ऑटोमेटिक समता आ जाएगी, और बाद में जो व्यवहार की चीजें हैं वो अकॉर्डिंग टू करते चले जाएगी। तो आप दोनों तरफ शांत हो जाओगे, और सामने वाले को समझ में भी आ जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। जब ये कंडीशन बनेगी ना तो सामने वाले को भी समझ में आ जाएगा। और यदि नहीं भी आ रहा है तो हमारा क्या जा रहा है भाई? हमने तो अपना काम कर लिया ना। जो क्षमा धर्म है वो ऐसा नहीं होता है कि आप दूसरे से क्षमा मांग रहे हो, वो क्षमा करेगा तब आपको क्षमा मिलेगी, ऐसा नहीं है। क्षमा धर्म में क्षमा पूरी तरीके से स्वाश्रय होती है, स्वाश्रित होती है। आपने अपने आप को क्षमा कर दिया, इसका मतलब सबकी तरफ से क्षमा है आपके लिए। आपने अपनी गलती एक्सेप्ट कर ली और आप अपने भीतर आ गए, मतलब हर तरफ से क्षमा है। अब सामने वाला व्यक्ति से सॉरी नहीं कहा, उसने तो क्षमा किया नहीं है, कोई बात नहीं, वो जब क्षमा करेगा तो करेगा। आपने तो सॉरी बोल दिया अपनी तरफ से, खत्म काम। अब सामने वाली कषाय ज़्यादा है तो वो नहीं कर रहा है, कषाय कम हो जाएंगी तो कर देगा, उससे आपका क्या फर्क पड़ता है? हमने तो अपने को सुधार लिया ना। इतनी बात हमें समझना चाहिए। तो दोनों तरफ से हमें यहाँ से मान्यता से एकदम क्लियर होना चाहिए, और यहाँ व्यवहार से, तो व्यवहार में जो योग्य है वो करना चाहिए, और मान्यता में क्या होना चाहिए? जो यूनिवर्सल फैक्ट है उसके अकॉर्डिंग हमें चलना चाहिए। तो इस प्रकार हमने स्कंद की पूरी बात करी, ठीक है ना। और स्कंद और असमान जाति द्रव्य पर्याय कि इसमें जो कुछ भी हो रहा है वो हम नहीं कर रहे हैं, वो नॉर्मली हो ही रहा है, ठीक है। अब मैं पूछता हूँ, खाना किसने बनाया? व्यवहार में मैंने बनाया और निश्चय से बनना ही था। बताओ किसने बनाया? स्वयं बना, कोई किसी का करता नहीं। अब यदि स्कंद परमाणु की तरफ से देखें तो क्या हुआ है? वहां पे आके मिले हैं वहां पर, ठीक है ना। अब कच्चे से पके हुए तो वो कच्चे से पके रूप परिणमन होना था, ठीक है ना। अभी ये पर्याय कैसे पलटती है, क्या कौन द्रव्य निमित्त होता है, उनके बारे में अपन समझेंगे। और अभी इतना समझना कि स्कंद में वो ऑटोमेटिक आके मिलते हैं, बिछुड़ते हैं,
ठीक है ना, और इसमें किसी का भी हस्तक्षेप नहीं है, कोई करता हो ऐसी बात नहीं है, उनका स्वतंत्र वैसा ही परिणमन होना होता है। ठीक है, ये चीज़ अपन ने देखी, और साथ में ये चीज़ देखी इसके साथ में कि कोई भी किसी को करने वाला नहीं है, स्वतः होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर, कोई दिक्कत इसमें? चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। ये तो बात हुई पुद्गल द्रव्य की। पुद्गल द्रव्य में अपन ने कितनी बातें करी कुल मिला के? पुद्गल के बारे में हाँ पढ़ा और उसके दो भेद पढ़े। हाँ, पुद्गल के बारे में क्या क्या पढ़ा अपन ने? पुद्गल एक जिसमें स्पर्श हाँ। दर्शन वर्ण हम्म। ये विशेष गुण होते हैं, हाँ। वो पुद्गल हो गए। पुद्गल के दो भेद हैं, परमाणु और स्कंद। हम्म। परमाणु यानी परमाणु जो सबसे छोटे से भी छोटा हो, जिसका और कोई भेद नहीं किया जा सकता। ठीक है। और स्कंद है दो या दो से अधिक परमाणुओं के बंध से बंद होता है, प्रवेश नहीं करते, उसको स्कंद कहते हैं। और स्कंद दो प्रकार के होते हैं, निर्जीव और सजीव और निर्जीव। हाँ, समान समान जाति द्रव्य पर्याय। ठीक है ना, समान जाति द्रव्य पर्याय जो है वो एक प्रकार से निर्जीव, स्कंद और असमान जाति द्रव्य पर्याय जो है वो सजीव। ठीक है, पर ये सजीव निर्जीव टेक्निकल चीज नहीं है। समान जाति द्रव्य पर्याय और असमान जाति द्रव्य पर्याय टेक्निकल है। ठीक है ना, समान जाति द्रव्य पर्याय मतलब नॉर्मल स्कंद, और उसमें एडेड यदि जीव भी है तो वो कहलाएगा असमान जाति द्रव्य पर्याय। ठीक है, ये सारी चर्चा अपन ने करी पुद्गल के संबंध में। और एक सबसे महत्वपूर्ण पंक्ति पुद्गल के संबंध में कि यदि हमें पता पड़ गया कि ये पुद्गल है, इसका मतलब 3 चीजें हमें ध्यान में आनी चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट, अटैचमेंट नहीं करना। ठीक है, और पुद्गल में ज्ञान सुख नहीं है और वह मेरा भी नहीं है। हाँ मेरा नहीं है, ये मेरा। ठीक है ना, ये पॉइंट करने वाली लाइन है कि जब हमें समझ में आ जाता है कि ये पुद्गल है, और समझ में कैसे आएगा कि ये पुद्गल है? पुद्गल का लक्षण है जिसकी पर्याय हमेशा बदलती रहती है, इसलिए वह विश्वास के लायक नहीं है। नहीं, ये चीज तो हर द्रव्य पर घटित होगा। जो हमें दिखाई देता है, हाँ। उसका परिणाम जो दिख रहा है। हाँ, जो कुछ हमें दिखाई दे रहा है, देखो पर्याय के बदलने की बात है, वो तो हर द्रव्य के ऊपर लागू पड़ेगी, क्योंकि हर द्रव्य की पर्याय बदलती है। ठीक है ना, पर जो दिखाई दे रहा है मतलब वर्ण गुण, जो छूने में आ रहा है, जो सूंघने में आ रहा है, जो सुनने में आ रहा है, जो देखने में आ रहा है, वो सब कौन सा द्रव्य है? वो सब पुद्गल द्रव्य है। और पुद्गल द्रव्य जब समझ में आता है तो क्या चीज समझ में आनी चाहिए? ज्ञान और सुख नहीं है। हाँ, और वो ना मेरा है। ठीक है ना, ये चीज क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब अपन नेक्स्ट द्रव्य की बात करते हैं। अपन ने बात करी थी द्रव्य की। द्रव्य में कितने द्रव्य होते हैं कुल मिला के? 6 प्रकार के द्रव्य होते हैं, वैसे अनंत होते हैं। हाँ, संख्या में अनंत द्रव्य हैं, उनको 6 भागों में बांटा गया है। उसके पहले भाग की बात करी अपन ने, पुद्गल। ठीक है, अब अपन दूसरे भाग की बात कर रहे हैं, जीव। ठीक है, उसके पहले ये जीव है कि पुद्गल है? अब मुझे थोड़ा सा सूक्ष्मता से बताइए, ये जीव है या पुद्गल है? पुद्गल है, पक्की बात है? थोड़ा फिर से विचार करो, ये जीव है कि पुद्गल है? थोड़ा और अंदर जाओ। क्या चीज है? डस्टर है ना, जो भी है पुद्गल है, जो भी दिखता पुद्गल है। देखो, पुद्गल के बारे में अपन ने एक पंक्ति पढ़ी थी पहले, जो कुछ दिखता है वो पुद्गल होता है, पर पुद्गल कभी दिखता नहीं है। बदलते हुए नहीं होता, ये तो नहीं है, जीव दिखता क्यों नहीं है? जो दिखता वो पुद्गल है, जो दिखाई देता है पुद्गल है। पुद्गल ही नहीं दिखता, जीव तो नहीं दिखता, पुद्गल ही तो दिखता है। देखो, जीव तो कभी दिखता ही नहीं है। ठीक है ना, पुद्गल दिखता है। पुद्गल दिखता नहीं है, पर जो दिखाई देता है वो पुद्गल है। ये पुद्गल की विशेषता है। पुद्गल कभी नहीं दिखता, पर जो दिखाई देता है वो पुद्गल है। अभी आप मुझे समझाओ। परमाणु नहीं होते, लेकिन क्योंकि वो जब उनका बंद हो
हाँ, तो अब इसमें मुझे शुद्ध पुद्गल द्रव्य बताओ कौन है। आपने बोला पुद्गल दिखाई नहीं देता है। पुद्गल दिखाई नहीं देता है, पर जो दिखाई देता है वो पुद्गल है। पहले शुरू में तो यही था कि जो स्थूल रूप से दिखाई दे वो चाहिए। हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि पुद्गल दिखाई नहीं देता है, पर जो दिखाई देता है वो पुद्गल है। वह पुद्गल है। जरा सा नहीं, अभी अभी जो आंटी ने बात बताई वो एकदम ठीक है, उसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करिए। पुद्गल दिखाई नहीं देता है, परंतु जो दिखाई देता है वह पुद्गल है। अब इसको एक्सप्लेन करिए आप। क्योंकि पुद्गल जिन चीजों से बन के मिला है वो नहीं हमें दिखाई देते, वो भी तो पुद्गल के इसमें बस हमें, परमाणु जो है, हाँ, जो परमाणु अब से मुझे ये बना है, बताइए शुद्ध पुद्गल द्रव्य क्या है। शुद्ध पुद्गल क्या है। अणु वो तो दिखाई नहीं देता ना आंख से दिखाई, जो अणु है वो तो दिखाई नहीं देता है, और अणु जो है वो शुद्ध पुद्गल है, तो वो तो दिखाई देता नहीं है, पर जो दिखाई देता है। लेकिन अणुओं से जो बन के स्कंद जो दिखाई देता है हाँ, वो स्कंद हो गया। बात समझ में आई ना। वो स्कंद है। हाँ, वो स्कंद हमें दिखाई देता है, तो स्कंद दिखाई देता है, पुद्गल दिखाई नहीं देता। अब इसमें क्या भेद है। स्कंद जो है वो एक्चुअल में पुद्गल नहीं है, वो पुद्गल की पर्याय है। रिया है। ये अपन ने बात करी थी ना, स्कंद जो है वो पर्याय है। यानी अणु दिखाई नहीं देता। हाँ, अणु दिखाई नहीं देता। इसका मतलब ये जो लाइन है इसका मतलब ये हो गया कि शुद्ध पुद्गल यानी अणु दिखाई नहीं देता। रिया है वो पुद्गल की। तो जो दिखाई देता है वो पुद्गल की वो पर्याय दिखाई देती है। हाँ, तो उसे स्कंद कह सकते हैं। हाँ, जो दिखाई देता है वो पुद्गल स्कंद अर्थात पुद्गल की पर्याय दिखाई देती है। पुद्गल किसको कहेंगे? पुद्गल शुद्ध पुद्गल द्रव्य मतलब परमाणु। शुद्ध पुद्गल द्रव्य। खाली पुद्गल किसको कहेंगे? पुद्गल मतलब वो परमाणु। परमाणु। हाँ, परमाणु और ये जो है ये पुद्गल स्कंद है। स्कंद है। इसको मतलब परमाणु नॉर्मल भाषा में पुद्गल स्कंदों को पुद्गल कह दिया जाता है, पर एक्चुअल में पुद्गल द्रव्य क्या है, वो तो परमाणु ही है। वो पर्याय है स्कंद। ठीक है ना। इकट्ठे उनकी पर्याय। हाँ, वो एक्चुअल वो है। ये चीज क्या है, ये चीज क्या है, ये पुद्गल कहा जाता है, पर एक्चुअल में क्या है, ये पुद्गल स्कंद है। मतलब पुद्गल स्कंद मतलब पुद्गल की पर्याय है। ठीक है, एक्चुअल में हमें स्कंद पुद्गल दिखाई देता है। हाँ, शुद्ध पुद्गल नहीं दिखाई देता। परमाणु नहीं दिखाई देता। इसलिए ये चीज कही गई कि पुद्गल कभी दिखाई नहीं देता, पर जो दिखाई देता है वो पुद्गल है। पुद्गल है मतलब वो पुद्गल स्कंद है, और स्कंद मतलब वो पुद्गल की पर्याय है। वो पुद्गल नहीं है, पुद्गल की पर्याय है। अब पुद्गल की पर्याय को समझने के लिए पुद्गल कह दिया जाता है, पर वो हमें समझना है। अब ये क्यों समझना है। हम व्यवहारिक भाषा में ऐसे कह देते हैं। हाँ, लेकिन एक्चुअल में पुद्गल की पर्याय दिखाई देती है। हाँ, दिखाई जो देती है वो पुद्गल की पर्याय है, पुद्गल द्रव्य दिखाई नहीं देता। ठीक है। अब ये चीज क्यों समझनी है भाई, पुद्गल कह लो या चाहे पुद्गल की पर्याय कह लो, क्या फर्क पड़ता है बताइए। पुद्गल कह लो इसको या पुद्गल की पर्याय कह लो, क्या फर्क पड़ता है। ये बहुत बारीकी में जाने वाली बात होती है ना कि पुद्गल तो फिर वो बदलने लगी ना, अणु तो रहेगा, पुद्गल की वो बदलता रहता है। इसलिए ये फर्क है मेरे हिसाब से। देखो, इसके बारे में विचार करना, फिर आगे इसके बारे में जब अपन पढ़ेंगे अस्तित्व गुण के बारे में, तब अस्तित्व गुण में और ज़्यादा इस पर अपन सोचेंगे, विचार करेंगे। लघु सिद्धांत प्रवेश का एक आइडिया आपने, हाँ, तो इसमें पढ़े थोड़ा हम लोग से अगर में। हाँ, पढ़ो ना इसको। इसमें अस्तित्व गुण सब आ गए। हाँ, इसमें सब हमने चीज़ें पहले पढ़ी है क्लास में। अभी जो कुछ भी पढ़ रहे हैं ना वो सब इसमें लिखा सब हुआ है। इसमें लिखा हुआ है, यही इसमें आ ठीक गया है ना। अस्तित्व गुण आ गया ना। ठीक है, इसी के क्रम से अपन चलने वाले हैं आगे। यही मेरे को लगा कि आप इसी क्रम से पढ़ाएं। हाँ, ठीक है ना। अपना क्रम जो चल रहा है वो यही है। सबसे पहले विश्व पढ़ा अपन ने, फिर द्रव्य के बारे में पढ़ा, ठीक है ना, फिर द्रव्य के बारे में पढ़ा। जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में संपूर्ण अवस्था में, बल्कि इसमें सामान्य गुण भी जो आपने बोला ना, सामान्य गुण कितने प्रकार के हैं, यह भी बता रखे हैं। उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। वो जो अस्तित्व गुण है ना वो सामान्य गुण का ही एक भेद है। ठीक है ना।
अभी उसको पढ़ लीजिए, उसको फिर सोचिए कि ये क्या क्या हो सकता है, फिर अपन पढ़ेंगे तब और ज़्यादा एक्सप्लेन होगा। पर पहले से ही आप उसमें दिमाग लगाने की कोशिश करो कि क्या हो सकता है, ठीक है ना, जीव द्रव्य के बारे में। ये ले जा भी सकते हो आप, ले जाओ तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है ना, पर वापस ले आना, है ना। हाँ ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं अपन जीव द्रव्य की। मूल बात पढ़ेंगे तो सब सार हम पर्याय और ये क्यों बोलते हैं कि पुद्गल की पर्याय दिखाई देती है, उसको पर्याय को क्यों बोलते हैं? पुद्गल मैं वही चीज़ कह रहा हूँ, इसके बारे में आप विचार करना, विचार करें। हाँ, कि इससे फर्क क्या पड़ेगा। पर्याय का मतलब बदलेगी, बदल रहा है इसलिए पर्याय, ठीक है ना। हाँ, वो उसी एंगल से आप विचार करना, और क्या फ़र्क पड़ता है उससे जीवन में, वो भी चीज़ देखना। फिर जब अपन अस्तित्व गुण के बारे में देखेंगे तब इस पर और गहराई से विचार करेंगे। अस्तित्व गुण पढ़ लो एक बार परिभाषा। जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कभी नाश नहीं होता है, हाँ और किसी से उत्पन्न भी नहीं होता है, उसे अस्तित्व गुण कहते हैं। ठीक है। अब हाँ, अब ये परिभाषा आपको पढ़ने में आ गई, एक बार फिर से पढ़िए। जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कभी नाश नहीं होता है और किसी से वह उत्पन्न भी नहीं होता है, उसे अस्तित्व गुण कहते हैं। ठीक है, ये परिभाषा पढ़ ली आपने। अब मान लो ये द्रव्य है, अब इस पर परिभाषा घटित करो, ठीक है। अब अभी नहीं, अब आप घर पे उसको घटित करना कि मान लो ये द्रव्य हुआ, यदि इसको पुद्गल द्रव्य कहोगे तो ये परिभाषा बैठेगी कि नहीं बैठेगी। बैटरी है, इसके सारे टूट जाएगा, फिर भी आपने तो समझाया, हाँ। फिर भी खत्म तो नहीं खत्म होता, तो नहीं होगा ना, इसलिए नाश तो कभी नहीं होगा उसका। नहीं, विचार करना अभी और अच्छे से, ठीक है ना, अच्छे से विचार करना, फिर अपन जब बात करेंगे तब और गहराई से इसमें जाएंगे, ठीक है। अभी अपन, लेकिन कोई चीज अगर तुम जलाई देंगे तो उसका तो अस्तित्व खत्म हो गया। वही तो मैं कह रहा हूँ, रात में है वो, रात में है, नहीं वो चीज़ तो खत्म हो गई ना, हाँ, वो चीज तो वो कहाँ रही। इसका तो अस्तित्व खत्म हो गया ना। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप विचार करना, ठीक है। चलिए अभी अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट द्रव्य कौन सा है अपना, ये तो हुई पुद्गल की बात, जो हमें सब कुछ दिखाई दे रहा है। अब है जीव द्रव्य, ठीक है ना। जीव द्रव्य, इसके बारे में क्या जानते हो आप। एक बार पंडित जी 6 प्रकार के द्रव्य लिखिए, कौन कौन से हैं, एक करके आइए तक। अभी चलते जा रहे हैं ना अपन, ठीक है ना, उसमें लिखा हुआ भी, इस पुस्तक में लिखे हुए सारे द्रव्य, 6 द्रव्य कौन कौन से, पर अपन चलते जा रहे हैं अभी एक एक करके। अभी अपन ने पुद्गल की बात करी, अब अपन बात कर रहे हैं जीव द्रव्य की। जीव कौन है। जिसमें चेतना है। एक नाव थी, ठीक है ना, नाव जानते हो, ठीक है ना, जहाँ समझ लो नाव, उसमें कुछ भी समझ लो। उसमें 10 जने बैठे हुए थे, काउंटिंग करी, मतलब बाहर जब काउंटिंग करी थी तट पे 10 जने थे कुल मिला के। अंदर गए, एकदम झोंका आया और झोंके से नाव ऐसी एकदम पलटने जैसी हुई, पर बचते बचते बच गए। फिर से काउंटिंग करी, तो जिसने काउंटिंग करी उसने 9 जनों की काउंटिंग करी, इसमें 9 जने काउंट करें। 9 जने काउंट करे। फिर से काउंटिंग करी, फिर से 9 जने, फिर काउंटिंग करी, फिर 9 जने, और सब टेंशन लेके बैठ गए कि यार एक जना तो पता नहीं इस भंवर में गिर गया, इस झोंके में मतलब चला गया। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुई, खुद को नहीं गिना। सबको तो समझ लिया, सबको जान लिया, खुद को नहीं गिना। दुनिया को तो हम पहचान लेंगे अपने। बात समझ में आ रही ना। ऐसे ही हमने पुद्गल में तो बहुत दिमाग लगाया अभी तक। पुद्गल में मतलब जो कुछ भी दिखाई दे रहा है कि सब लाइट ऐसी होनी चाहिए कि ऐसी होनी चाहिए, यहाँ लगनी चाहिए, वहाँ लगनी चाहिए, पंखा तेज है, मंदा है, ठंडे एसी हो, हर चीज़ में दिमाग लगा रहे हैं, और खुद के बारे में जानते ही नहीं कि हम कौन है। बात समझ में आ रही है ना। इसलिए हमें जीव द्रव्य के बारे में तो टेक्निकल रूप से पता होना सबसे ज़्यादा जरूरी है। क्यों, वही तो हमें और किसके लिए जानना है। अपनी पहली क्लास ध्यान करो, पहली क्लास का मुख्य फोकस पॉइंट क्या था। अपने आप को जानना, दुख से अपनी शुरुआत करें,
हाँ, दुख से हमें शुरुआत करी थी, और दुख से शुरुआत क्यों करी थी? ज्ञान का आया, दुख का कारण। नहीं, वो तो दुख का कारण वो एक अलग चीज है। हमें चाहिए क्या है? हमें सुख चाहिए, सुख चाहिए। ये पहला बिंदु था ना, सुख का। बात समझ में आई ना? हमें सुख चाहिए, और सुख कहाँ मिलेगा आपको? अपने आप को जानकर। वो किस द्रव्य के अंदर पाया जाता है? जीव वो तो जीव द्रव्य के अंदर पाया जाता है, पुद्गल द्रव्य में तो है नहीं है। क्योंकि अभी अभी हमने देखा है कि पुद्गल द्रव्य यदि समझ में आ जाए तो तुरंत ये समझ लेना कि वहां ना तो सुख है ना ही ज्ञान है। वो है जीव द्रव्य में। और आज तक हम जो अपना उपयोग बर्बाद कर रहे हैं, टाइम बर्बाद कर रहे हैं, वो काय में कर रहे हैं? वो सब पुद्गल में कर रहे हैं। अब बताओ, पुद्गल में जो आपने टाइम वेस्ट किया है, वहां से आपको सुख मिलेगा? क्योंकि वहाँ सुख है ही नहीं, ज्ञान है। क्योंकि वहां सुख है नहीं है। और जहां सुख है वहां आप देख रहे हो, वहां आप देख नहीं रहे। क्यों? जानते ही नहीं है। एक बार जाने तो सही कि है कैसा, क्या है, तब तो उसके बारे में समझेंगे कि ये एक्चुअल में क्या है, चीज है, और फिर उसके सुख के, उसके गुणों के बारे में देखेंगे। अभी हम किसके गुण समझ रहे हैं सारे? अभी तो हम पुद्गल के गुण समझ रहे हैं, किसको टच कर पा रहे हैं, ये कोमल है, ये बढ़िया है, ये अच्छा दिखने में अच्छा है, इस प्रकार से सब पुद्गल 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 सब वो चल रहा है। आज तक हमने अपने बारे में नहीं समझा। दुनिया के बारे में तो बहुत देख लिया, अपने बारे में नहीं देख लिया, ऐसे सब कुछ बेकार हो गया। और जब वो कंडीशन आती है ना कि भाई पूरा जीवन जी लिया और अब आखिरी वो श्वासें चल रही हैं, तब जब हम एक बार बैक में जाकर देखते हैं तो क्या समझ में आता है कि साहब हमने तो कुछ किया ही नहीं है। जिंदगी खराब कर दी सारा टाइम। तब हमें ये लगता है कि ये जितना भी कुछ कमाए है ना, ये तो सब जाने वाला है, सब जा रहा है। क्यों? तो सब छूटता हुआ दिखाई देता है। मृत्यु किस चीज का नाम है जानते हो आप? मृत्यु किस चीज का नाम है? पर्याय का परिणाम है। वो एक अलग चीज है। मृत्यु किस चीज का नाम है? देखो, जैसे ये मोबाइल है, ठीक है ना, ये मोबाइल मुझसे दूर चला गया, तो एक चीज मुझसे दूर गई है। मान लो मेरा घर था, वो मुझसे दूर चला गया, किसने हड़प लिया, फिर अलग हो गया वो मुझसे, तो दूसरी चीज अलग हुई है। कोई मेरे सगे संबंधी थे, वो मुझसे दूर चले गए, तो तीसरी चीज दूर हुई है। जब ऐसे सारी चीजें आपसे दूर हो जाएं, हाँ ठीक है ना, ये तो अलगाव तो हुआ ही है। अलगाव मतलब अलग तो हुए ही हैं। अलग होने के साथ साथ जितने संयोग थे वो सब के सब छूट जाएं, इसका नाम मृत्यु है। अब हम सोच रहे थे कि ये संयोग सारे मैंने इकट्ठे किए हैं, मेरे हैं, और आखिरी समय में ये जाके पता पड़ता है कि तो सब छूट रहे हैं, ये तो कुछ मेरा है नहीं है, मैं इनको ले जा भी नहीं सकता। मेरी जितनी भी मेहनत थी वो सब अब पानी में जा रही है। बात समझ में आ रही है? उस समय ये रियलाइज होता है कि हमने क्या किया। क्यों? ये जितना भी गट्ठर बांधा है, ये तो अब हम कुछ करने वाले नहीं है इसमें। और वास्तव में ये संयोग आपने जुटाए कि नहीं जुटाए? ये सारे संयोग जुटाएंगे ना, टेक्निकल रूप में देखें तो। हाँ, वैसे जुटते अपने आप नहीं जुटाए तो नहीं। ये चीज कही जाती है जुटाए हैं, एक्चुअल चीज क्या है? तो अपने आप होना था वो ठीक है। एक्चुअल चीज ये है कि वहां पर वैसे संयोग आने थे अपनी योग्यता से। लेकिन फिर कर्म बंधन क्यों होता है हमारा? कर्म बंधन इसलिए तो होता है क्योंकि आप उनको अपना मान रहे हो। माना हुआ है, मान्यता गड़बड़ है हमारी, सारी मान्यता पे चोट करना। बात समझ में आ रही ना? उससे जो जुड़ा वो संयोग तो वैसे होने ही थे, हम क्या मान रहे हैं कि ये मेरे हैं और मैं इनको कर रहा हूँ। ये जो अज्ञान है, यही तो हमारे कर्म बंधन का कारण है, यही तो हमारे दुख का कारण है। संयोग सुख दुख के कारण नहीं है। संयोग अच्छा भी आ जाए बुरा भी आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। मान्यता जो हमने उसमें जुड़ा, जो अज्ञान है, जो आप ये मान्यता कर रहे हो कि ये मेरा है या फिर मैं इनको करने वाला हूँ, ये जो अज्ञान है ये आपके दुख का कारण है, ये एक्चुअल में क्रम बंधन का कारण है। बात समझ में आ रही है? संयोग किसी प्रकार के सुख दुख के कारण नहीं है। सूरज जो है वो सुख का कारण है कि दुख का कारण है?
वो किस लिए कि सुख का कारण नहीं है, ना दुख का कारण है। पर अभी यदि हमने कपड़े सुखाए हो बाहर और सूरज तो दुखी होते हैं, और निकल आया तो सुख हो गया। ठीक है ना। और जिस समय हमने कपड़े डाले, मान लो उस समय सूरज निकल गया, ठीक है, और उसी समय किसी को कोई मतलब बहुत ही गर्मी, एकदम पसीने में तर था और बाहर निकलना था और वो चमचमाता वो सूरज देख रहा है, तो उसके लिए क्या होगी वो चीज़, वो परेशानी का कारण बन गई। अब बताओ, सूरज परेशानी का कारण है कि आपकी प्रॉब्लम्स आपके लिए परेशानी का कारण है? ये तो आपकी प्रॉब्लम है ना कि आपको ऐसा लग रहा है, तो आपको लग रहा है वो आपकी प्रॉब्लम है, वो आपका अज्ञान है। आप अपनी मान्यता सुधारो। मान्यता पे जोड़ कर बात समझ में आ रही है? पति पत्नी एक दूसरे के लिए सुख दुख का कारण है कि नहीं है? पत्नी के लिए पति और पति के लिए पत्नी सुख का या दुख का कारण होती कि नहीं होती? कहा तो जाता ही है, ये कहा जाता है, ये केवल अलग चीज है। वास्तव में तो ना तो वो सुख का कारण है ना दुख का कारण है, ठीक है ना। व्यक्ति खुद सुखी दुखी हो तो उसमें वो चीज निमित्त के रूप में कही जाती है। जुड़ जाती है बस बना उनको गोपाल दास जी बरैया को जानते हो आप? गोपाल दास जी बरैया, ये पुस्तक जो है ना, ये जिन्होंने लिखी है उनका नाम है गोपाल दास जी बरैया, लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका। रेल में उतर गए थे, किराया उनका ही तो है, आता है ये हाँ। प्रसंग कि उसका बर्थडे आ गया, वो 5 साल का हो गया, तो वो उस पर किराया दिया। वो गोपाल दास जी बरैया थे, कौन थे? बहुत अच्छा। हाँ चलो, जो भी, ये गोपाल दास जी बरैया द्वारा लिखी हुई है ना। लेकिन है सबसे आगे लिखा होगा, देखो नहीं लिखा। इसमें हो, उसमें आ तो गया। हाँ। इस प्रकार ये का आगे इस प्रकार है, मतलब प्रयास नहीं है कि पूर्वी पंडित श्री गोपाल दास जी बरैया ने जैन सिद्धांत प्रवेशिका नामक ग्रंथ की रचना की थी। ठीक है ना। जैन सिद्धांत प्रवेशिका बहुत बड़ा ग्रंथ है, उसमें से ये चुनिंदा प्रश्न है। हाँ, लघु जैन सिद्धांत मतलब उसमें से कुछ प्रश्न निकाले हुए हैं, ठीक है तो ये बहुत बड़ी रचना है। चलो वापस, अब गोपाल दास जी बरैया जो थे, उनकी पत्नी बहुत ही डेंजर थी। सुना उनकी पत्नी के बारे में आप? उनकी कहानी सुनी है ना, बहुत ही डेंजर, इतनी डेंजर थी कि वो प्रवचन करने के लिए आते थे मंदिर में, और उनकी पत्नी पीती थी हुक्का। तो बीच प्रवचन में से खड़ी होके और ऑर्डर चलाते हुए कि मेरा हुक्का भरो, वो हुक्का भरवाने घर पे ले जाती थी। पंडित जी हुक्का भरने जाते थे और वापस आके प्रवचन करते थे। ये तो चलो ठीक है, सबके सामने बेइज्जती करी, वो अलग बात। भरी ठंड, एकदम कड़कड़ाती ठंड, और उसमें यदि पंडित जी कहीं प्रवचन में लेट हो जाएं घर में आने में, अंदर से कुंडी बंद करके सो जाते थे, बैठे रहो, ठीक है ना। और खोलेंगे भी तो कैसे कि बर्फ जैसा पानी लाएंगी और पहले खुड़े लेंगी और फिर जाके खोलती थी। अब बताओ पत्नी अच्छी है कि बुरी है? जबकि पंडित जी पता है क्या लिखते हैं कि हमारे लिए नित्य वैराग्यदायिनी है। वो निरंतर संसार से विरक्तता के लिए प्रयत्नवंत होते रहते थे इन चीज़ों से। कभी दुख का कारण नहीं देखा उनको, उसको पूरा पॉजिटिव ले लिया उन्होंने। हाँ, बात समझ में आई ना। कुल मिला के बात केवल इतनी है, कोई भी परिस्थिति आपके लिए सुख का या दुख का कारण नहीं होती है। आपका सोचने का पॉइंट ऑफ व्यू कैसा है वो आपके सुख दुख का कारण है। अब उन्होंने सकारात्मक ले लिया तो उनके लिए कैसे हो गई, वो सुख का कारण बन गई वो। और हम यदि उसको नेगेटिव में ले जाएं और अज्ञान में सोचते रहें फालतू की इधर उधर की चीजें, आप दुखी होते रहोगे। बचपन में पढ़े थे जैसे रही के लोग होता ना, नित्य नित्य राखिए आंगन को छुपाए, साबुन पानी बिना निर्मल करे सुनो। तो वही बात है कि उसका कारण बन गया, वो हमारे इसी तरह समझने का कारण, तो उसको दुख का कारण बन गया, सुख का कारण। पर द्रव्य, कोई भी दूसरा द्रव्य, वो सुख दुख का परिस्थिति जो है वो सुख दुख का कारण नहीं होती है। हमारा जो अज्ञान है वो सुख दुख का कारण होता है।
इसीलिए हमने पहले इस चीज़ पर बहुत डिस्कशन किए कि हमें परिस्थितियों को नहीं बदलना है। बदलना किसको है? हमें खुद को सुधारना है, खुद को संभालना है, खुद को बदलना है। बदलना मतलब पॉइंट ऑफ व्यू को बदलना है, दृष्टिकोण को बदलना है। ठीक है ना। अब बात करनी है अपन को जीव द्रव्य पे। तो जीव द्रव्य पे इसमें वैसे परिभाषा लिखी होगी, आप उसके बारे में सोचना, विचार करना। जीव द्रव्य के क्या क्या भेद प्रभेद हो सकते हैं, वो उसका क्या वर्किंग प्रोसेस है, उन सब की चर्चा फिर अपन आगे क्लास में करेंगे। ठीक है, चलिए। ओम नमः शिवाय।